नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। सीबीआई द्वारा महादेव बेटिंग ऐप के संबंध में दर्ज एफआईआर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लिए जाने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बहुत बड़ा सट्टे का व्यापार महादेव ऐप में हुआ था। अब तक की जांच में समझ आता है कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। जो भी लोग मामले में शामिल हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। एजेंसी जाँच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, एक बहुत बड़ा सट्टे का व्यापार महादेव ऐप बेटिंग में हुआ और जैसे अब तक जांच से समझ में आता है कि बड़े बड़े लोगों का संरक्षण और इन्वॉल्वमेंट था प्रत्यक्ष रूप से। तो निश्चित रूप से जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके खिलाफ एफआईआर होगी और एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, इस प्रकार के बेतुके तर्कों का कोई मायने नहीं है। सेंट्रल एजेंसियां हैं, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करती है और जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा कि उनका सहभागिता है, इन्वॉल्वमेंट है, तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बस्तर दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आगमन प्रदेश के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बीच में कई अभियान किया, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, संविधान की कॉपी लेकर निकले, लेकिन राहुल गांधी जितना काम करते हैं, कांग्रेस उतना ही नीचे चली जाती है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल देश की राजधानी में शून्य में आउट हो गई है। लगातार शून्य में आउट हो रही है। छत्तीसगढ़ नगर निगमों में शून्य में आउट हो गया। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी शून्यता की ओर बढ़ रही है। इसलिए कांग्रेस की किसी भी गतिविधि को कोई लाभ कांग्रेस के संगठन को नहीं मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने में भी माहिर है। झूठ बोलने में अगर पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री हो तो वो कांग्रेस को ही मिलेगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बस्तर को लेकर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं और लगातार बस्तर उनका आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने की दिशा में ये लगातार काम है कि देश को और बस्तर को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है, उस दिशा में निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ होगा। अन्य भी विषयों को लेकर वो बैठक करेंगे, तो निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री जी का आगमन बड़ा लाभकारी होगा छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, राहुल गांधी ने कई अभियान किया, अभी बीच में हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, संविधान की कॉपी लेकर निकले, पर वो राहुल गांधी जितना काम करते हैं, कांग्रेस उतने नीचे चली जाती है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल देश की राजधानी में शून्य में आउट हो गई है, लगातार शून्य में आउट हो रही है। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में शून्य में आउट हो गई कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी तो शून्यता की ओर बढ़ रही है, शून्य की ओर बढ़ रही है और इसलिए कांग्रेस की किसी भी गतिविधि का कोई लाभ कांग्रेस के संगठन को नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में जैसे हम देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, अपने अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कुछ होना नहीं। मुझे लगता है कि यदि जिला अध्यक्षों को नुकसान क्या होगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर जाकर कुछ नहीं कर पाए तो बैठक कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। कांग्रेस झूठ बोलने में पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री होगी तो वो किसी को मिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी। और जैसा मैं कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी भ्रम, भय और भ्रष्टाचार, ये तीन एजेंडे पर ही कांग्रेस की राजनीति आधारित होती है। बार बार झूठ बोलते हैं। वास्तविकता ये है कि नक्सलवाद को, नक्सलियों को पाला पोसा, उनका संरक्षण किया, तो कांग्रेस पार्टी ने ये बार बार प्रमाणित हुआ है, बार बार उजागर हुआ है। आज बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? कभी सरकार की तारीफ करने तो आए, जब नक्सलवाद समाप्त करने के दिशा में उन्होंने काम किया और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो कभी तो खुश होकर बोलते, सरकार को बधाई देते, लेकिन हर बार आलोचना करते हैं। इसका मतलब ये है, जब बस्तर में शांति आ रही है, बस्तर विकास की ओर बढ़ रहा है,
है तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होता है। वास्तविकता ये है कि नक्सलवाद को पाला पोसा तो कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात और पश्चिम बंगाल की दुर्दशा जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने की है, आज पश्चिम बंगाल के आम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनका जीवन दुभर हो गया है, कठिन हो गया है। और जिस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेशी लोगों को संरक्षण दिया है, वहां के ताने बाने को नष्ट किया है, तो ममता बनर्जी वास्तव में पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय कर रही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसकी शुरुआत उनके कार्यकाल में हो गई थी। शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में हमने काम किया। बस्तर के 600 गांव को हमने नक्सलियों से खाली कराया था। उन्होंने आगे कहा कि कोरबा में कोयले की कमाई के लिए दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। प्रति टन 50 रुपए वसूली करने पर विवाद जो बेहद गंभीर है, इस केस को ईडी को सौंप देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के द्वारा दोबारा थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास कराए जाने के मामले में भी कहा कि थर्मल पावर प्लांट पर पीएमओ को धोखे में रखा गया। पहले से शिलान्यास हो गया था तो पीएमओ को बता देना था। प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख वो मकान की चाबी सौंपे, जिसके पहले किस्त हमारी सरकार में दे दी गई थी। करीब 7.5 लाख लोगों को वही बिलासपुर जिले के सांकरी गांव में हम लोगों ने दिया था। दूसरा, जो 2023 में ही जिसका हम लोगों ने भूमि पूजन कर दिया था, 660 गुनी 2 1320 मेगावाट के क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर का शिलान्यास हमने किया था। वो पावर प्लांट बहुत पुरानी हो गई थी और उसको डिसमेंटल किया गया भारत सरकार की अनुमति से, और उसके बाद जगह CSIB के पास भी था और कोल लिंकेज भी था, तो उसी आधार पे 1320 मेगावाट के कैबिनेट में स्वीकृति हुई और उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद उसका भूमि पूजन किया गया और उसके राजीव गांधी जी के नाम से उस पावर प्लांट का नामकरण किया गया। और उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया हुई और टेंडर होने में भी करीब साल भर लग ही जाता है। लेकिन उस पावर प्लांट का शिलान्यास फिर से प्रधानमंत्री के हाथ से किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखा गया, क्योंकि पहले से ही जिसका शिलान्यास हो गया है तो कम से कम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, CSIB की जिम्मेदारी है कि पीएमओ को अवगत कराते। वो नहीं कराए और ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद में बैठे हुए व्यक्ति के हाथों से जिसका शिलान्यास हो चुका है, जिस उस शिलान्यास में उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री TS सिंहदेव थे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत थे, वहाँ उस समय के मंत्री स्थानीय मंत्री जय सिंह अग्रवाल थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज थे, सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। ज्योत्सना महंत जी उस समय सांसद थी, वो सब लोग वहाँ थे, स्थानीय विधायक लोग थे और हजारों के लोगों के बीच में शिलान्यास किया गया। ऐसे चुपके से नहीं किया गया, क्योंकि बड़ी घटना थी, बड़ी योजना थी, तो इसलिए उसका शिलान्यास बड़ा समारोह पूर्वक किया गया था। अब उससे सरकार ने फिर करा दिया। तो ये तो प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा गिराने का काम राज्य सरकार ने किया है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात। देखो, हमारे शासनकाल में केंद्र सरकार ने खुद कोंडा गांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया था, केंद्र सरकार ने किया था। अमित शाह जी खुद यहाँ स्टेटमेंट दिए थे, यहाँ आके स्टेटमेंट भी दिए। अब उसके बाद ही कह रहे हैं कि भाई काम किए तभी तो। मैं तो 600 गांव खाली हुआ ये बता रिकॉर्ड, जबकि रमन सिंह के सरकार में 600 गांव आदिवासी मुक्त हो गए थे, गांव ही खाली करा देते नक्सली लोग। वो सब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं, उड़ीसा में हैं, उनको लाने का क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उसको वापस लाएंगे जहाँ से लाखों लोग छोड़ के गए हैं दूसरे प्रदेश में। के बारे में बड़ी शिकायत कि अब जल स्तर, भूजल स्तर बहुत तेज़ी से गिर रहा है और इसके कारण से पानी की दिक्कतें
अब गांव में भी टैंकर चलने लगे हैं। शहरों में टैंकर चलता था, हमने तो रायपुर को टैंकर मुक्त कराया था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर का चलन शुरू हो गया है। जल स्तर नीचे जाने के कारण से बहुत सारे और जल जनित जो बीमारियां होती है उसकी भी शिकायत बड़ी संख्या में आने वाली है। जहां मैं रहता हूं उसके आसपास के इलाके में अब पानी, बोर का पानी पीने का, एक तो बोर में पानी नहीं मिल रहा है और जो जिसका पानी निकल रहा है उसमें बदबू भी आ रहा है। और विधानसभा में भी उठा था, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो कुम्हारी से लेके आपके सुपेला और जुनवानी और नेहरू नगर तक के ये जो पूरा इलाका है वो जहाँ जहाँ भी बोर पे आश्रित हैं, जहाँ नल पहुँच गया तो ठीक है, लेकिन जहाँ नल नहीं पहुँचा है वहाँ ये दूषित पानी, केमिकल जो युक्त पानी है उसे पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं और इसके कारण से बड़ी बीमारियां होगी। ये चिंताजनक बात है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान दुर्ग जिले के सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को सेक्टर 4 स्थित SNG स्कूल में भी नव प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षकों द्वारा नव प्रवेशी व नए सत्र के विद्यार्थियों को तिलक लगाकर और फूल बरसाकर नव प्रवेशी बच्चों का मुंह मीठा कराकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सेक्टर 4 में संचालित SNG विद्या भवन एक ऐसा विद्या का मंदिर जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के साथ संस्कार की भी शिक्षा दी जाती है। SNG विद्या भवन में नए सत्र के शुभारंभ अवसर पर और नए सत्र के साथ ही नव प्रवेशी बच्चों का यहां पर अभिवादन किया गया। गौरतलब है कि SNG विद्या प्रांगण में एक खुशनुमा माहौल नजर आया, जहां नए सत्र के विद्यार्थियों के साथ ही नव प्रवेशी बच्चों का यहां पर तिलक लगाकर और फूल बरसाकर स्वागत, सम्मान, अभिवादन कर उनमें ऊर्जा का संचार किया गया। सर्वप्रथम यहां पर फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात प्रिंसिपल मैडम ने स्वयं यहां पर उपस्थित रहकर नए सत्र के विद्यार्थियों का और नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर और उन पर फूल बरसाकर स्वागत किया, अभिवादन किया। वो बैलून दे दो उसको समय में, वो बैलून उसी नव प्रवेशी बच्चे यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आए। नए सत्र के बच्चों में भी काफी ऊर्जा का संचार नजर आया। सर्वप्रथम असेंबली में सभी ने प्रार्थना की, सरस्वती वंदना की, जन गण मन गुनगुनाया। तत्पश्चात सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में प्रवेश किए। नव प्रवेशी बच्चों के लिए इस वर्ष विशेष व्यवस्थाएं SNG स्कूल के द्वारा की गई है। इसके तहत बच्चों के लिए आकर्षक झूले, फिसल पट्टी और कार्टून बनाकर उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने की कोशिश की गई है। शाला की प्राचार्य ने इस तरह की जानकारी आयोजन को लेकर दी। साथ ही नव प्रवेशी बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उसे लेकर भी हमें जानकारियां दी गई। हमारे स्कूल में आज SNG विवि में न्यू सेशन का एंट्री कर रहे हैं, जिसमें हमारे पुराने बच्चे और नए बच्चों को भी वेलकम किया जाएगा। टीचर्स के द्वारा टीका लगाया जाएगा और फूल से उनको वेलकम किया जाएगा, ताकि वो स्कूल को अपना घर या अपने फीलिंग एनवायरनमेंट समझे। और इस साल हम लोग अपने स्कूल में प्ले ग्रुप का स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारे प्ले ग्रुप में अभी एडमिशन इस साल हमारे यहाँ पे प्ले ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे छोटे बच्चे का प्रवेश होगा, जिनका एज रहेगा 2 to 3, जिनको यहाँ पे खेलने से लेके कैसे बैठना है, स्कूल के एनवायरनमेंट में कैसे रहना है,
और कैसे बोलना है, कैसी एक्टिविटीज़ करना है, ताकि वो नर्सरी के लिए तैयार रहे। और सबसे पहली बात सीबीएसई स्कूल का ये रहता है कि आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। वो क्वालिटी एजुकेशन हमारे स्कूल एसएनजीवीबी में फीचर्स है, जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर्स है, हम एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और हम एनहांस करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, और हमारे यहाँ इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे मैनेजमेंट को जो भी रिसोर्सेज स्कूल के लिए या बच्चों के बेनिफिट की बोला जाता है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द मैनेजमेंट। कोई भी चीज़ में हमको फैसिलिटी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए कभी भी हमको इमीडिएटली प्रोवाइड किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या लेके चलते हैं? इसका उद्देश्य ये है कि कभी भी जैसे नए बच्चे आते हैं, वो थोड़ा डरते हैं कोई भी नए जगह में प्रवेश करने के लिए, तो जब हम स्टार्टिंग में घर की फीलिंग देंगे और वेलकम करेंगे, तो उससे वो हमसे एकदम जल्दी से जुड़ेगा। और हमारी ये भी खासियत है स्कूल में कि जैसे अगर बच्चे नहीं आते, हमारे टीचर्स बार बार कॉल करते, इससे हमको लास्ट ईयर ये बेनिफिट हुआ कि हमारे बच्चे पूरे कंटिन्यू स्कूल आए फरवरी के मंथ तक। इवन बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे भी हमारे फरवरी के मंथ तक स्कूल आए और हमसे जुड़े रहे। उनको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर उन लोग जो नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ में प्रेजेंट रहते हैं स्कूल के नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ में, तो उनको ये बेनिफिट रहता है कि हमारे स्कूल की टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम लेके उनको उनके सब्जेक्ट नॉलेज को एनहांस करते हैं। लोगों ने प्ले ग्रुप स्टार्ट किया है। ये प्ले ग्रुप का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एरिया है, ये जो है एसएनजी होम जोन है। बच्चे रेस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, उनको एकदम घर वाली फीलिंग हम देंगे यहाँ पे। एंड दिस वन इज़ प्ले एरिया, ये बच्चों की खेलने की जगह है। यहाँ बच्चे खेल सकते हैं, जो भी एक्टिविटी हमको करवाना है हम लोग करवाएंगे यहाँ पे। एंड दिस वन इज़ एसएनजी स्टडी जोन, ये बच्चों के पढ़ने की जगह। यहाँ हम बच्चों को ओरल्स, राइम्स, स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम बच्चों को बैठा के यहाँ पे करवाएंगे। ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं, ये सारा प्ले एक्टिविटी के लिए हमने करा अरेंजमेंट। यहाँ बच्चे फ्री होके बिल्कुल घर के जैसे माहौल में उनको रखना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में बिल्कुल अलग नहीं है, हम उनके साथ घर में ही वो हमारे साथ हैं, ऐसा फील कराएंगे। पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड है और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में हम बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स से हमारे अच्छे कांटेक्ट हैं। आप बिल्कुल एसएनजी में अपने बच्चों को पढ़ाइए और आके आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एज़ पर एनईपी हम चलते हैं। तो आप आइए और एसएनजी में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाइए। अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन कराने आए पालक भी काफी संतुष्ट नजर आए। सभी ने एक स्वर में स्कूल की प्रशंसा दिल से की। मतलब शुरू क्लास 1 से अभी 3 में गया हुआ और बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, वेल और सभी सब्जेक्ट का और गेम्स एंड एक्टिविटीज़ का ख्याल रखते हैं। मेरे बच्चे का क्लास नर्सरी में एडमिशन हुआ है, एसएनजी में मैंने कराया है। मेरे घर के सबसे नज़दीक स्कूल यही था और अच्छा स्कूल है और यहाँ के फैकल्टीज़ अच्छे हैं। इसी कारण से यहाँ पे एडमिशन कराया हुआ है फॉर द बेस्ट। क्लास 2 में एक बच्चा और एक बच्चा क्लास 4 में। क्लास 2 और 4 में जी। तो पढ़ाई ठीक है मैडम, पढ़ाई अच्छी। और एक्टिविटीज़ के लिए मैम सब चीज़ ठीक है मैम, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो और पढ़ाई से रिलेटेड हो तो ठीक है मैडम। मुझे अच्छे शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार चाहिए थे। जो मुझे पता चला कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति वगैरह का जो पूरा ज्ञान है वो सब फॉलो करेंगे, इसलिए हमने यहाँ एडमिशन कराया है। तो वहीं एसएनजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर चुके 12वीं कक्षा के छात्रों ने भी यहाँ पर अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ रोहित। आई रिसेंटली गिव द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एंड ड्यू टू द टीचर्स ऑफ एसएनजी माई एग्जाम वॉज रियली गुड। यहाँ की सारी मैम ने मेरे बहुत मदद करा है। मतलब मेरा 15 साल पूरा यहीं बीता इसी स्कूल पे, तो बहुत अच्छा यहाँ का वो इन्वायरमेंट है। सारी मैम एकदम फ्रेंडली है, सारी मैम सपोर्ट करती है। स्पेशली प्रिंसिपल आप कह सकते हैं जो हमारे अकाउंट्स के एग्ज़ाम तक पूरा हमारा एक्स्ट्रा क्लास लेके हमारी मदद करी है। और
एक्स्ट्रा क्लास ले लेके हमें वो बनाया कि हम एग्ज़ाम दे पाए अच्छे से। I, Lokeshwari Thakur, of class 12th. I have been a student of SNGVB for 4 years and my experience was really great. The teachers are very supportive and helpful throughout my school journey, and it was really a great journey as whenever I have having any problem, I used to tell my class teacher and she tells me what to do. And my CS teacher, I have a doubt just one day before my CS exam, and he helped me to clear all the doubts just one day before my exam. And my sports teacher, she is really helpful throughout my 12th as I went for nationals, and she encouraged me a lot to go for nationals. And our principal ma'am, who has allowed me or given me permission to participate in nationals, that was really great thing, and I'm thankful for that. And studying physics from my teachers was really great thing as they explain everything in depth, which helped me to understand in just one go. And that's all. Thank you. Ma'am, my name is Rashmi. I've just given class 12th exam. So ma'am, my school, the teachers in here are very nice, especially my CS teacher Ashish sir, and the maths teacher, which is Vishal sir, and English ma'am, Indu ma'am. So because they are very frank, and when they teach, it is very fun to learn with them. So that's what I like in this about this school. And also the faculty. Our principal ma'am helps us a lot whenever we feel depressed and tensed. She always comes in our class and supports us and tells us what to do and not to take much stress. बहरहाल नए सत्र के विद्यार्थियों का और नव प्रवेशी बच्चों का स्कूल के द्वारा अभिवादन कर उनमें ऊर्जा का संचार किया गया। निश्चित ही आयोजन बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एसी न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। जसपुर जिले की पत्थलगांव नगर पंचायत को सीएम विष्णुदेव साय ने नगर पालिका बनाए जाने की घोषणा की है, जिसकी अधिसूचना जारी होते ही राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर पत्थलगांव के पूर्व विधायक राम पुकार सिंह और वर्तमान विधायक गोमती साय आमने सामने आ गए। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सह पत्थलगांव विधायक गोमती साय का आरोप है कि पूर्व विधायक राम पुकार सिंह पत्थलगांव के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। नगर पालिका न बने इसलिए आपत्ति किए हैं, जो बहुत दुख की बात है। पूर्व विधायक काफी वरिष्ठ हैं, जानकारी होने के बाद भी आपत्ति नहीं करना था। वहीं पूर्व विधायक राम पुकार सिंह ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि हमेशा वे पत्थलगांव के विकास में अग्रणी भूमिका निभाते आए हैं। उनका पत्र किसी अवरोध के लिए नहीं, बल्कि विधिक प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करने के लिए था। तीसरा विषय ये है कि मेरे को आप लोगों ने कहा कि भाई नगर पालिका घोषणा हो गया। हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे सीएम साहब घोषणा करके गए थे किलकिला में जब कार्यक्रम था तब, कि भाई यहाँ पत्थलगांव को हम लोग नगर पालिका घोषणा करके जाते हैं। घोषणा भी किए हैं और राजपत्र जारी भी हो गया है। लेकिन मेरे को अभी पता चल रहा है कि भाई मैं पत्थलगांव वासियों को एकदम बताना चाहती हूँ और क्षेत्र के लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से विकास कार्य को हमारे पूर्व विधायक रोकने का काम कर रहे हैं। जो काम होने का है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। इसका साक्षात प्रमाण है जो लिखित में नगर पालिका न बने करके मतलब आपत्ति किए हैं। ये बहुत मतलब दुखदाई बात है पत्थलगांव वासियों के लिए, जो हमारे पूर्व मतलब एमएलए साहब हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। वे बहुत सीनियर हैं और पत्थलगांव का जरूरत है उसको जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आपत्ति किए। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वास्तव में बात बिल्कुल सही है। पत्थलगांव नगर पालिका घोषित करने संबंधी एक वक्तव्य जारी हुआ था और ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन 5 सितंबर 2024 को प्रकाशित हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र को मान के ही नगर पालिका बनाया जाएगा, जबकि जनसंख्या उसका 16,613 है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो नगर पालिका बनाने की बात आती है तो उसके कुछ मापदंड हैं और उन मापदंडों के आधार से ही नगर पालिका घोषित की जाती है। नगर पंचायत को अपग्रेड करने के लिए कोई मापदंड है, उसके अनुरूप नगर
पंचायत के अधिसूचना जो जारी हुआ है उसमें हमको ये दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने राजपत्र को पढ़ने के बाद उसमें ये भी लिखा गया है, यदि इसमें किसी व्यक्ति को या किसी जनप्रतिनिधि किसी को आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो जो है जिला कलेक्टर को 21 दिन के अंदर भेजा जा सकता है। 21 दिन का अवधि समाप्त हो गया था, लेकिन हमने सरकार से ही पूछा राजपत्र को, ना तो हमने नगर पंचायत को ना किसी को दिया। हमने ये कहा कि इसमें जो आधार बनाए गए हैं ये नगर पालिका घोषित करने के अनुरूप नहीं है। जनसंख्या के आधार भी 20,000 से ऊपर होनी चाहिए मेरी जानकारी के हिसाब से, और सरकार तो चाहे कितना भी जनसंख्या बना सकती है, सरकार होता है भाई। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि वार्डों की संख्या 15 जो आधारित है नगर पंचायत का उससे ज्यादा होनी चाहिए, और इसलिए मैंने उसको कहा कि 16 से करना आगे बढ़नी चाहिए। नगर पालिका बनाना है तो 20,000 के ऊपर की जनसंख्या होनी चाहिए। और इस प्रकार से यदि हम नगर पालिका को उसके सीमा क्षेत्र में बांध कर ही हम नगर पालिका बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है वार्डों का वृद्धि नहीं कर सकते आप, उसके लिए सीमा का क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। तो इन बातों को लेकर के मैंने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को पत्र सीधे ना भेजकर मैंने राज्यपाल के माध्यम से ही इसको भेजा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्रकाशन जो होता है, अधिसूचना जारी होता है और राज्यपाल के माध्यम से ही होता है। हालांकि विभागीय सचिव उसके जिम्मेदार होते हैं। और मैंने उनको एक पत्र लिखा और सुझाव दिया कि इस आधार पर नगर पालिका बनाने की बात आती है तो संभवतः संभव नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने अपना सुझाव को भेजा है। नगर पालिका पथलगांव बने, हमारा क्षेत्र विकास के दायरे में आगे बढ़े, विकसित हो, विकास हो, कहीं कोई रोड़ा अटकाने वाली बात मेरा कभी नहीं रहा है। 40 साल की राजनीति में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कोई काम विकास के माध्यम से है तो न रुके, होते रहना चाहिए। देखिए, नगर पालिका आज की स्थिति में बनाना, जैसे कि मेरी जानकारी के साथ मैंने कुछ आंकड़े दिए आपको बताया, यदि ऐसा संभव नहीं है तो शायद एक नगर पालिका बनाने में दिक्कत हो सकती है। क्षेत्रीय विधायक यदि आरोप लगाते हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो किसी को आरोप लगाता नहीं है, मैं अपनी सूझबूझ के आधार से अपनी बात को रखता हूँ। और ये नगर पालिका बनाना है, हम सबके लिए खुशी बात होगी। नगर पालिका बनना चाहिए, विकास आगे बढ़ेगा। आने वाले भविष्य में और बहुत कुछ यहाँ हो सकता है पथलगांव, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। सरगुजा वन मंडल में करोड़ों रुपए के गोदाम निर्माण घोटाले का मामला सामने आया है। तत्कालीन और वर्तमान वन विभाग अधिकारियों पर फर्जी बिल और वाउचर के जरिए शासकीय धन के गबन का आरोप लगा है। अधूरी और घटिया गुणवत्ता की इमारतों के बावजूद करोड़ों का भुगतान किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर डी.के. सोनी ने 2500 पन्नों की शिकायत के साथ कोतवाली थाना अंबिकापुर में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन किया है। आरोप है कि मजदूरों के नाम पर फर्जी भुगतान किया गया, जिसमें एक ही व्यक्ति को लाखों रुपए का भुगतान दिखाया गया है। साथ ही निर्माण कार्य मानकों के अनुसार भी नहीं हुआ। तेंदुपत्ता रखने के लिए गोदाम का निर्माण किया गया था, लेकिन उसमें बिना किसी अनुमति पीडीएस का चावल रखा जा रहा है। कोतवाली पहुंचना है। आज लगभग 3000 दस्तावेज को लेकर मैंने सरगुजा के पूर्व डीएफओ और वर्तमान डीएफओ, पूर्व रेंजर और वर्तमान रेंजर के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए मैं पहुंचा हूं। मामला सरगुजा जिलों में गोदाम निर्माण का है। लगभग शासन से इनको 2021 में करोड़ों रुपए आवंटित किया गया था तेंदुपत्ता गोदाम के निर्माण में। तेंदुपत्ता के गोदाम के निर्माण में इन्होंने इतनी कूट रचना की, इतना गड़बड़ी किया कि पूरे दस्तावेजों को निकाला और उसकी जांच की तो एक ही डेट में लगभग 20-20 लाख, 15-15 लाख रुपए लेबर भुगतान किए हैं और एक ही व्यक्ति को और एक ही अकाउंट में, जिसका प्रमाणक मैंने पूरी जांच किया और प्रमाणक से पता चला कि इतने लेबर एक ही डेट में कैसे काम कर सकते हैं, जबकि संभव नहीं है। चूँकि मामला पूर्व वन मंत्री का भी था, वन मंत्री के आदमियों ने इसमें मिली भगत करके, सांठ-गांठ करके पूरा करोड़ों का भुगतान प्राप्त किया और जैसे तैसे घटिया निर्माण किया गया। आप गोदाम निर्माण के समय का मैं फोटोग्राफ पूछ रखा हूँ, उसमें देखेंगे कि जिसमें उसमें छड़ लगाना था अच्छे क्वालिटी का या 16 mm का लगाना था, लेकिन उसमें 10 mm, 8 mm का छड़ लगा के पूरा निर्माण किया गया। जितना मसाला उसमें यूज करना था वैसा नहीं किया गया। लोहे की क्वालिटी कम की गई। मतलब आवंटन जितना हुआ उससे बहुत कम
कम राशि में कराया गया। इसके अलावा गोदाम में तेंदुपत्ता रखने के लिए प्रस्ताव हुआ था और तेंदुपत्ता रखने का वो गया था, लेकिन अभी तत्काल मुझे जानकारी रही कि तेंदुपत्ता न रख के उसमें पीडीएस का चावल, शक्कर और चना रखाया जा रहा है। ये तो सबसे आश्चर्य वाली बात है कि अब फिर वर्तमान डीएफओ और जो भी अधिकारी हैं अभी वर्तमान में पदस्थ, उनके द्वारा अलग से मोटी कमीशन लेने के चक्कर में ये सब काम किया जा रहा है, जबकि शासन से कोई भी ऐसी अनुमति और कोई भी ऐसा पत्र प्राप्त नहीं है जिससे कि उसको पीडीएस का चावल रखा जाए। वो तेंदुपत्ता रखने का बना हुआ है, लेकिन जो बना है वो भी घटिया क्वालिटी का बना है, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो इन सब मामलों को लेके मैं पूरे दस्तावेजों को साथ लेके पूर्व डीएफओ पंकज कमल और वर्तमान डीएफओ श्री शेखर और पूर्व रेंजर गजेंद्र जोहरे, निखिल पैकरा, तारा प्रसाद कश्यप सब के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए कोतवाली में लगभग 2000-3000 पेजों के साथ दस्तावेजों हैं, उसके साथ मैं आया हुआ हूं। आपको ये भी बता दे रहा हूं कि उसमें जो काम हुआ है बहुत ही क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का। एक दिन में रेंजर और डीएफओ अपने नाम से 25 लाख 30 लाख ऐसे रुपए आहरण किए हुए हैं। वो प्रमाणक लगा हुआ है उसमें, उस प्रमाणक से इस बात की प्रमाणिकता होती है। 23 को लगभग 23-24 लाख रुपया, अब मैं देख के बता दूंगा, 23-24 लाख रुपए का भुगतान गजेंद्र दोहरे ने अपने, जैसे 1,99,000 31/3/2022 को गजेंद्र दोहरे, 6,54,459 रुपये 31/3/2022 को, 1,18,000 रुपया। घोटाला कितने का हुआ है? लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। काउंट अगर आप करेंगे तो 20 से 25 करोड़ रुपए का घोटाला ये प्रमाणित है। और सब के सब राशि आपस मोटी कमीशन डीएफओ ने, रेंजर ने लिया है और इसका पूरा पैसा रायपुर के ठेकेदारों को भी दिया गया है। पूरा ड्राइंग डिजाइन के अनुसार इनमें रखा गया था कि पॉलिटेक्निक से संलग्न करके उनसे प्रमाण पत्र लेके मनोज अग्रवाल सप्लायर के रूप में काम किया, उनको भी करोड़ रुपए का भुगतान किया गया एक ही डेट में, उनका प्रमाणक है पूरे तरीके से। तो मनोज अग्रवाल और अन्य लोग भी, जांच अगर होगी विस्तृत, थाने वाले अगर जांच करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग संलिप्त पाएंगे इस कूट रचना में। तो कूट रचना गई है, शासकीय राशि का गबन किया गया है, जिसको लेकर मैंने ये प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने का आवेदन प्रस्तुत किया है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं,
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस के द्वारा लगातार ऑपरेशन आघात के तहत अभियान चलाकर नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जशपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से नशीली ताड़ी की बिक्री की जा रही है, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के नेतृत्व में थाना बगीचा, फरसाबहार व थाना तुमला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अलग अलग जगहों से छापामारी कर कुल 225 लीटर अवैध नशीली ताड़ी को जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिला जशपुर में ऑपरेशन आघात के तहत लगातार अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अवैध रूप से नशीला पदार्थ ताड़ी बेच रहे हैं। इस पर से 3 थानों के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन अलग अलग स्थानों पर किया गया था, जिसमें से कुल 225 लीटर
अवैध रूप से रखे हुए मादक पदार्थ ताड़ी बरामद किया गया है, जिसको विधिवत जब्त कर लिया गया है। इसमें 3 व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक हैदराबाद का निवासी है और एक आंध्र प्रदेश का निवासी है। तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। जशपुर जिले की ही महिला सरपंच प्रभावती सिदार की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जादू टोने के शक में महिला सरपंच के जेठ पुस्तम सिंह सिदार ने ही सरपंच को मौत के घाट उतार दिया था। जेठ के पूरे परिवार की तबीयत खराब रहती थी। जादू टोने के शक में आरोपी ने वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें कि मंगलवार को तुमला थाना क्षेत्र इलाके में डोंगा दरहा की सरपंच प्रभावती सिदार की हत्या हुई थी। आरोपी जेठ ने महिला सरपंच की नहाने के दौरान कुल्हाड़ी मारकर सरपंच की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए सरपंच को लेकर आरोपी जेठ खुद ही अस्पताल लेकर गया था। इस मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने किया। सर 10 घंटों में अंधे कत्ल को सुलझा लिया। कल डोंगा दरहा गांव चौकी कोलेंजरिया वहां पर महिला सरपंच प्रभावती सिदार की निर्मम हत्या हुई थी। इस हत्या पर पुलिस ने मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करके मर्ग की जांच की जा रही थी। चूंकि अंधे कत्ल का मामला था और पुलिस को इसमें कोई शुरू में क्लू नहीं मिल रहा था, और चूंकि राजनीतिक व्यक्ति थे तो इसमें एक राजनीतिक एंगल भी आ रहा था। लेकिन जब घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पर ये देखा गया कि उस घर में इस महिला के अलावा एक और महिला थी जो उनके परिवार से ही संबंधित थी, तो पुलिस का शक इस बात पे गहराया कि हत्यारे अगर बाहर से आए होते तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हत्या के दौरान जो दूसरी महिला घर में है वो इस बात को नहीं जान पाती। इस पर पुलिस ने उसे कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। लेकिन चूंकि वो महिला शारीरिक रूप से कमजोर थी, बीमार भी रहती है, तो पुलिस को उसकी इस स्टोरी पर विश्वास नहीं हुआ और उसे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो जो कहानी समझ में आई उसमें उसके पति ने इसकी हत्या की थी। हत्या का वजह जो है वो ये रहा कि चूंकि जो हत्यारा है उसका परिवार के सदस्य, उसकी पत्नी और बच्चे लगातार बीमार रहते हैं और इसका कहना है कि इसे बिजनेस में भी घाटा हुआ। इन सब बातों से वो काफ़ी मानसिक रूप से परेशान था और डॉक्टर का इलाज करने के पश्चात ये बैगा गुनिया के चक्कर में भी था। उन लोगों ने भी इसे बरगलाया कि संभवतः तुम्हारे घर के ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है। इन सब बातों से वो बहुत व्यथित था और जिसकी हत्या हुई है उस पर यह शक भी करता था। और इसी बात को लेकर और साथ ही इनके बीच में कभी कभी घरेलू विवाद भी हो जाते थे, तो ईर्ष्या की एक भावना थी और दूसरा वहम था। ईर्ष्या और वहम ये दोनों हत्या का कारण बना और इसने जब ये महिला घर में बर्तन साफ कर रही थी तो पीछे से आया और कुल्हाड़ी से वार किया और कुल्हाड़ी से वार करने के बाद ये स्वयं भी हॉस्पिटल गया, पुलिस को गुमराह किया। लेकिन अंततः पुलिस ने इसके टी शर्ट में लगा हुआ खून उसको जब्त किया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इसने अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। सेवा परमो धर्म की भावना के साथ काम करते हुए ऑल इंडिया लिनेस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी द्वारा एक और स्थायी सेवा प्रकल्प का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत दुर्ग गंजपारा में कमला मोटर्स के सामने प्याऊ घर का शुभारंभ किया गया है। प्यासे को पानी पिलाना न केवल एक मानवीय कार्य है बल्कि अत्यंत पुण्य का कार्य भी माना जाता है। इस पुण्य कार्य में सहभागी होने का हमें अवसर मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गौरतलब है कि बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया लिनेस क्लब दुर्ग इकाई लिनेस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा कमला मोटर्स गंजपारा दुर्ग में एक प्याऊ घर की स्थापना की गई। ये प्याऊ घर आगामी 4 महीनों तक संचालित होगा। इस प्याऊ का स्वच्छ और शीतल जल राहगीरों के सूखे कंठ को तर करेगा। इस सेवा प्रकल्प की प्रभारी लिनेस मंजू बरमेचा की विशेष सौजन्यता से ये प्याऊ घर संचालित किया जा रहा है। इस पुनीत कार्य के शुभारंभ अवसर पर क्लब की प्रतिष्ठित सदस्याएं उपस्थित रही, जिसमें वॉइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेस रश्मि अग्रवाल, अध्यक्ष लिनेस अनीता शुक्ला, सचिव लिनेस आकांक्षा मिश्रा, लिनेस अनीता तिवारी, लिनेस मंजू बरमेचा, लिनेस ममता गोयल, इसके साथ ही अन्य गणमान्य सदस्यों की भी उपस्थिति यहां पर दर्ज की गई। बता दें, लिनेस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी जल्द ही पशु पक्षियों के लिए जल पात्रों की व्यवस्था करने जा रहा है और उनका वितरण कर गर्मी में पक्षियों के डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए अपना योगदान प्रदान करने वाला है।
सेवा का ये सिलसिला यूं ही अनवरत चलता रहे, यही हमारी कामना है। लीनियस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी सभी साथी गणों के साथ इस पुनीत कार्य में शामिल रहे। ऑल इंडिया लीनियस क्लब के तरफ से हम दुर्ग सिटी के मेंबर्स हैं और हमने आज यहाँ प्याऊ घर का उद्घाटन करवाया हुआ है। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जो अभी डोंगरगढ़ जाने वाले यात्री हैं उनके लिए हमने एक सुविधा प्राप्त यहाँ पे उपलब्ध कराई है और यहाँ हमने इसलिए लगवाया है क्योंकि ये एक तो पहला मेन रोड हो जाता है जहाँ से काफ़ी यात्री निकलते हैं और गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से उनके अलावा भी बाकी राहगीरों के लिए ये एक सुविधाजनक कार्य हो जाएगा। उन्हें कम से कम इतनी गर्मी में पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, तो वो सोच के साथ हमने यहाँ लगाया है। और हमारी मंजू बरमेचा जी इस यहाँ की कार्यक्रम आज इस कार्यक्रम लीनियस क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल इंडिया लेवल पे बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम थ्रू आउट इंडिया सोशल वर्क करते हैं विच इज़ बेसिकली विमेंस के लिए भी होता है, चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए भी होता है, जो भी सोसाइटल नीड्स होती हैं चाहे वो किसी भी वे में हो, हम अगर हेल्प कर सके तो हम उस वे में उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी करनी रहती है, चाहे वो हम बेसिकली फोकस करते हैं महिलाओं और बच्चों के प्रगति के लिए। उन्हें जिस भी तरीके की ज़रूरत महसूस होती है और सोसाइटी में हम जहाँ भी अपना नीडफुल कार्य कर सकते हैं वो हम करते हैं इस क्लब के माध्यम। नहीं, लीनियस क्लब दुर्ग सिटी में सिर्फ महिलाएँ हैं। थैंक्स बोलना चाहूँगी कि बरमीचा जी को, मंजू बरमीचा जी को और इनका नाम सौजन्य से यहाँ हमको मतलब हाँ प्याऊ के लिए स्थान प्राप्त हुआ। और इसके अलावा हाँ हमारा ये भी है कि नवरात्र का भी समय है और गर्मी का इतना समय है तो सबके लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। आने जाने वालों के लिए भी गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। निश्चित ही ये पहल प्याऊ के संचालन करते हुए राहगीरों के सूखे कंटों को तर करने के लिए कारगर साबित होगी। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर पंचमी मां स्कंद माता के खास दिवस पर बालोद जिले के कृषक राजेंद्र कुमार ने भगवान गणेश व माता की पूजा आराधना कर खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसली सेल प्रपोल्ड के इस 9300 की खरीदारी कर गौरवान्वित हुए। इन दिनों देश और प्रदेश और जिले में चैत्र नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नवरात्रि की पंचमी मां स्कंद माता के पावन दिवस पर बालोद जिले के कोरगुड़ा दुधली निवासी प्रगतिशील कृषक राजेंद्र कुमार ने भगवान गणेश व मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर अत्याधुनिक बहुफसलीय सेल प्रपोल्ड हार्वेस्टिंग मशीन के इस 9300 की खरीदारी की। उनकी ये पहल न केवल उनके स्वयं के लिए बल्कि पूरे बालोद जिले के लिए गर्व का विषय बनी रही। डिलीवरी के शुभ अवसर पर नागपुर तीर्थ स्थल के प्रमुख दृष्टि श्री पन्ना लाल जी गोलछा ने यंत्र की चाबी प्रदान की। इस दौरान कमला मोटर्स के सेल प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता किशोर निषाद, प्रशिक्षु संतोष यादव, बरमेचा एलिवेटर के मुख्य अभियंता जयदेव सामान, प्रशिक्षु कमल कुमार कौशिक तथा साध्वी नंदिता सामंत सहित अनेक गणमान्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। हार्वेस्टर मशीन ग्रहण करने के इस गौरवमयी क्षण में कृषक भुवनेश्वर साहू, गजेंद्र साहू, नानूराम आरदे, अरुण देवांगन, चतुर ठाकुर राम साहू, हिमांशु आरदे एवं रोशन ठाकुर सहित कई स्थानीय कृषक भी मौजूद रहे। बता दें कि केस कंपनी की सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइंड हार्वेस्टिंग मशीन जब शोरूम से गंतव्य की ओर जाती है तो अपने अत्याधुनिक स्वरूप से राहगीरों का ध्यान सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। क्या लेंगे
छत्तीसगढ़ के किसानों की पहली पसंद बन चुकी इस मशीन की विशेषता केवल इसकी बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि बिक्री से ज्यादा बिक्री पश्चात सेवा के मूल मंत्र को अपनाते हुए कंपनी किसानों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रही है। ये किसानों की कृषि कार्य क्षमता को बढ़ाने और उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।